नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो प्रतिभागी है लेब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना हमारे मिशन ज्योग्राफी परिवार की ओर से। आप यूं ही प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये हमारी कामना है। आज प्रश्नोत्तर सीरीज जो रहेगी वो परिवहन और संचार के ऊपर है। जरूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो डलता है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। ये जो एक प्रकार से कहे जन कल्याण की आहुति है, उसमें आपका भी योगदान हो सकता है जन कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए। तो आप ज़रूर इस शिक्षा रूपी सेवा में अपना सहयोग प्रदान जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न और सीरीज जो है वो एक नई विधि, नए फॉर्मेट में है। आज थोड़ा विस्तार से देखते हैं। परिवहन और संचार के संदर्भ में पहला प्रश्न है, परिवहन क्या है? परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हर वस्तु, पदार्थ, मानव आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की विधा। एक प्रकार की विधा, एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो वो किस में आती है? परिवहन में आती है। अब इसमें संदेश भी हो सकता है, ठीक है ना, अपना सामान भी हो सकता है, यात्री भी हो सकता है, ठीक है। इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम जिस विधा से अपन करते हैं वो माध्यम परिवहन, माध्यम भी हो सकता है। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। परिवहन को अपन साधनों को बांट सकते हैं। एक तो स्थल परिवहन, सड़क मार्ग और रेल। एक जल परिवहन, महासागरीय और सागरीय, नदी नहर के माध्यम से। इसके 2 प्रकार, एक तो महासागरीय, ठीक है, और एक आंतरिक जल परिवहन जिसमें नहर है उनके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, ठीक है ना। तीसरा है वायु परिवहन। तो इसमें एरोप्लेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, संदेश, माल जो भी है। तो 3 प्रकार हो गए। पूछ ले कितने प्रकार? 1, 2, 3। तो 3 ऑप्शन सही करना आपको। स्थल परिवहन में कौन कौन से भाग शामिल है? स्थल परिवहन में, स्थल में सड़क, रेल और पाइपलाइन। अब आप कहोगे पाइपलाइन से क्या पहुंचाया जाता है? तो सड़क और रेलवे में तो इंसान भी जा सकता है, हर सामान भी जा सकता है, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से लिक्विड पदार्थ जैसे तेल, गैसीय पदार्थ जैसे गैस, ठीक है ना, पानी और तरल पदार्थ जितने भी है, दूध वगैरह है, ठीक है ना, इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो सड़क, रेलवे और पाइपलाइन 3 प्रकार हो गए ना स्थल परिवहन में। अगला है जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? तो जल परिवहन के 2 भाग है, अंतःस्थलीय आंतरिक और सागरीय और महासागरीय। अंतःस्थलीय मैंने कहा कि जैसे कि नदी जिसमें परिवहन हो सकता है, नहर जो प्रवाह है योग्य है, ठीक है ना, और आंतरिक तालाब हो सकता है, बड़ी झील हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अंतःस्थलीय है। और सागरीय, महासागरीय में आपको पता है, महासागरीय ने एक महासागर से दूसरे महासागर की, एक समुद्र तटीय महासागर एक तट से दूसरे तट की ओर यदि प्रवाहित हो तो महासागरीय। वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायु परिवहन के 2 भाग है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में ये आंतरिक भागों, किसी देश के आंतरिक भागों में सेवा देती है, आंतरिक सेवा ये, और अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में सेवा, ठीक है ना, दी जाती है इसके माध्यम से। रज्जु मार्ग किसे कहते हैं? रज्जु मार्ग क्या है? रोप वे। जैसे कोई पहाड़ी, यहाँ कोई मंदिर बना हुआ है
ये मंदिर बना। अब यहाँ पहुँचना है, इधर ये दुर्गम रास्ता है तो पहुँच नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। तो ऐसे जो पहाड़ी उबड़ खाबड़ जगह होती है, यहाँ क्या किया जाता है आजकल, सरकार यहाँ से एक तार के माध्यम से, और यहाँ एक इसका स्टैंड होता है, इस स्टैंड से इस निम्न किनारे पर तार के माध्यम दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक प्रकार की गाड़ी जो होती है, एक डिब्बा सा होता है जिसमें 2 से 4 सवारी बैठ सकती है, ठीक है। वो इसके जो इस तार पे चलती है, ये तार घूम करके इस स्थान से इस स्थान की ओर आता है, तो इसमें सवारियाँ बैठ करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। इसको बोलते हैं रोप वे, रज्जू मार्ग। क्या बोलते हैं? रोप वे, रज्जू मार्ग। ये दुर्गम जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटन स्थल हो सकते हैं, है ना, कुछ सामरिक स्थल हो सकते हैं, विशेषकर पर्यटन स्थलों में इसको शुरू किया गया है। हमारे सीकर में भी अपने हर्ष पर्वत जो है उसके ऊपर ये इसकी घोषणा हो चुकी है। अगला है संचार किसे कहते हैं? तो संचार क्या है? विचार, संदेश, दर्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक मानव से दूसरे मानव तक पहुंचाने का माध्यम ही संचार है, ठीक है ना, उसी को संचार कहते हैं। अगला राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? देखो, राष्ट्रीय महामार्ग एक तो होता है स्टेट हाईवे, एक होता है नेशनल हाईवे, NH SH, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं जिसकी देखरेख देश के कोई भी देश है उसके केंद्र के पास में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसका रख रखाव अनुरक्षण जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और स्टेट हाईवे जो होता है उसमें राज्य सरकारों के हाथ में रहता है, ठीक है ना, ये राज्य सरकारों के हाथ में रहता है। तो ये वो महामार्ग है जो किसी स्थान विशेष से सामान, व्यक्ति, वस्तु आदि को पहुंचाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये 4 लेन और 6 लेन है, 4 लेन भी है और 6 लेन भी है। तो ये सड़क मार्ग NH के रूप में और स्टेट हाईवे के रूप में। वैसे 4 प्रकार इसके, महामार्ग और स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, 4 प्रकार होते हैं सड़कों के। वैसे राज्य महामार्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे महामार्ग जिनका निर्माण रखरखाव राज्य सरकार के अधीन होता है, जो करते क्या है, राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ते हैं, प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये देश की कुल सड़क लंबाई का 4, यहाँ से ये प्रश्न बनता है, देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की कुल सड़क लंबाई में राज्य महामार्ग है जो है उनका प्रतिशत कितना है? तो 4%, ठीक है। और राष्ट्रीय जो महामार्ग है ना, ये वाला, इसका 2% है। आ जाएगा आगे प्रश्न। ये कुल नेशनल हाईवेज जो है जितनी, वो संपूर्ण जो सड़क मार्ग है देश का, उसका 2% मात्र है, ठीक है। भार वहन करते हैं 90%। अगला है सीमांत सड़क किसे कहते हैं? तो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सीमा के रख रखाव के लिए, वहाँ तक सैनिकों को, अन्य सामान को पहुँचाने के लिए, ठीक है, जो सड़क बनाई जाती है उसको सीमा सड़क कहते हैं। इसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको संचालित करता है। और इस BRO की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। प्रश्न बने यहाँ से, महत्वपूर्ण प्रश्न ये, BRO की स्थापना कब हुई है? 1960 में, ठीक है। BRO की फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमावर्ती सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन होता है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे 16 जोन है। यदि अपन मेट्रो को जोड़ दे तो कितने हो गए? 17 जोन। मेट्रो जोन कौन सा है? कोलकाता। तो पूछ ले इसमें मेट्रो जोन कौन सा है? तो कोलकाता। अगला है, भारत का सड़क जाल विश्व में किस स्थान पर है? यानी भारत में जो सड़कें हैं वो विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत का सड़क जाल विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2017 के आधार पर यहाँ सड़कों की लंबाई कितनी है? 56 लाख किलोमीटर। कितनी है? 56 लाख। तो ऑप्शन में पूछ ले 56 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 60 लाख, तो आपको 56 लाख सही करना 2017 के आधार पर। कौन से स्थान पर है भारत का सड़क जाल विश्व के अंदर? तो दूसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पूछ ले तो आपको दूसरे स्थान पर करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड क्या है? तो GT रोड जो है ना, अपन देखें तो भारत की सबसे प्रथम रेल है, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत की
जीटी रोड एक प्रकार से कहे तो भारत की प्रथम रोड है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने बनाई थी इसको, शेरशाह सूरी ने कहाँ से बनाई? पेशावर पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तक, कोलकाता तक इसका निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी था, सूर्यवंश की स्थापना हुमायूं को हरा करके की थी। 1540 में ये शासक बना था, ठीक है ना। और 1544 में इसने सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा, तो यही शेरशाह सूरी है। शेर खां इसका नाम पड़ा, बताए बिना हथियार से ही इसने शेर को मार दिया था, ठीक है ना। तो वही जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसमें आज वर्तमान में क्या, वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता के बीच में इसको दो खंडों में, प्रथम NH1 कहा गया दिल्ली से अमृतसर, और दूसरी जो है NH2 कहते हैं दिल्ली से कोलकाता को, NH2 नाम दे दिया गया, और दिल्ली से अमृतसर को NH1 नाम दे दिया गया। नागपुर योजना क्या है? भारत में प्रथम सड़क निर्माण प्रयास 1943 में नागपुर योजना के नाम से यानी शुरू किया गया था। अंग्रेजों के समय 1943 में अंग्रेजों के समय सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया, तो उसका नाम रखा गया नागपुर योजना। तो नागपुर योजना का संबंध है, पूछ ले किससे? सड़क से, रेल से, वायु से, जल से, तो आपको सड़क करना है इसमें। नागपुर योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1943, 44, 45, 46, 1943 करनी है, ठीक है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न इजीली बना लिए जाते हैं। अगला है भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1961 में एक प्लान तैयार किया गया, 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है भारत के अंदर? तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जो महामार्ग है उसकी लंबाई 1,01,011 किलोमीटर है। 1,01,011 किलोमीटर, कुल 56 लाख है ना। 56 लाख में से 1,01,011 किलोमीटर है, लगभग 2% है। ये कितने परसेंट है? 2% के आसपास में है, यानी कुल जो सड़कें हैं उसका 2% जो भाग है वो इसके ऊपर है। और जो भार वहन करती है नेशनल हाईवेज वो 40% है। भार वहन कितना करती है? 40%। देखो यहाँ से बड़े प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो ये 40% भार वहन करती है, 2% कुल सड़कों का भाग है। अगला प्रश्न है अपना NHAI नहाई क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले कि नहाई की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से आप लिख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नहाई की स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई थी। कब की गई? 1995 में। किस विभाग के? यह विभाग भारत सरकार के अंडर में है, भूतल परिवहन मंत्रालय के दिन। किस मंत्रालय के दिन है? भूतल परिवहन। पूछ ले, गृह मंत्रालय है, भूतल परिवहन मंत्रालय है, या अन्य कोई मंत्रालय है, ठीक है ना, HRD मंत्रालय है, तो कोई सा नाम दे दे तो आपको ये ध्यान रखना भूतल परिवहन मंत्रालय। ये अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि अधीनस्थ संस्था है, स्वायत्तशासी है कि निजी है, सरकारी है, तो स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसको आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज 4 प्रमुख नगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और वापस दिल्ली। तो ये जो चतुर्भुज बनता है इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है, ठीक है ना। इसमें 4 लेन और 6 लेन के रूप में 4 लेन और 6 लेन के रूप में सड़कें हैं, सड़क डाली गई है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है? 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत कुल लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज की गलियारे कितनी है? तो पूछ ले तो आपको 5846 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है? अब देखो इसमें भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ने के लिए सड़क बनाई गई है, तो उसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। जो उत्तर में कन्याकुमारी से, उत्तर में देखो दिमाग कहाँ जा रहा है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर में अपने जो श्रीनगर है यहाँ से सड़क है, दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है,
ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है वो है 4016 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम असम के सिलचर से, असम का सिलचर यहाँ से गुजरात के पोरबंदर तक है, ये पोरबंदर गुजरात तक है। इसकी लंबाई है 3040, इसकी लंबाई है 3440 किलोमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अगला है जिला सड़क पर टिप्पणी लिखो। तो जिला सड़कें जो है ना वो जिला के मुख्यालयों को जिले के प्रमुख नगरों से जोड़ने का काम करती है। ठीक है ना, जिला मुख्यालय को जोड़ती है सड़कें। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल सड़क का 14%। कितनी है, 14%। देखो NH नेशनल हाईवे 2%, स्टेट हाईवे 4%, 4 2 6, 14% जिला सड़कें। शेष कौन सी बची, 80%। कौन सी है, 80% कौन सी रह गई, ये हो गई ग्रामीण सड़कें। ठीक है ना, ग्रामीण सड़क का परिचय दीजिए। तो ग्रामीण सड़कें गांवों को आपस में जोड़ने का काम करती है। 80% कुल सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितना है, 80% है। एक योजना चली थी प्रधानमंत्री अटल सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, के नाम से। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में चलाई गई योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ा गया था सड़कों से, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। विश्व में की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर। ये सुरंग मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। तो सड़क में भारत की सबसे लंबी सुरंग है ये। अगला है भारतमाला परियोजना क्या है। तो भारतमाला परियोजना एक वृहद परियोजना है जिसमें क्या है, तटवर्ती राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ना है। तो ये जल परिवहन से संबंधित है। भारतमाला परियोजना का संबंध है जल परिवहन से, स्थल से, वायु से, पूछ लिए सभी से, तो आपको ये जल परिवहन से संबंधित है। तटवर्ती राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ने का इलाका है। पिछले इलाकों धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ना है। सेतु भारत परियोजना के तहत 1500 पुलों का निर्माण कर 200 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। ये सेतु भारत परियोजना के तहत किया गया है इसमें। ठीक है ना, लेकिन ये पैकेज किसके अंडर में काम हो रहा है, भारतमाला परियोजना के अंदर में काम हो रहा है। लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास भी करना इसका उद्देश्य रखा गया है। भारत में रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ, तो 1853 में पहली रेल चली थी अंग्रेजों के समय। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर लंबाई में। ठीक है ना, 1853 के अंदर। भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी ने कहा था ये कि भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाया। क्योंकि एक ट्रेन के अंदर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाती है तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ यात्रा करते हैं। तो वास्तव में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का मिलाप होता है, एक संक्रमित संस्कृति का उद्भव होता है। तो देश में एकता का परिचय भी मिलता है। विभिन्न संस्कृति के लोग एक पटल पर एक साथ यात्रा करते हैं तो इससे एकता का परिचय भी मिलता है। तो यह कथन किसका था, महात्मा गांधी का। अगला है भारत में मार्च 2015 के अनुसार रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो रेल जाल की लंबाई है 66,030 किलोमीटर। कुल रेलवे की लंबाई भारत में कितनी है 2015 की रिपोर्ट के आधार पर, 66,030 किलोमीटर। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज किसे कहते हैं भाई, 3 प्रकार की पटरियां होती है। तो ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज, एक नैरो गेज, 3 तरह की पटरियां होती है। तीनों के बारे में यहाँ दे रखा है। देखो ब्रॉड गेज क्या होती है, इसमें दो पटरियों के बीच, एक पटरी है एक समानांतर, दोनों के बीच की ये दूरी 1.1.616 मीटर होती है। ये बीच की दूरी, दो पटरियों बीच की दूरी, तो इसको ब्रॉड गेज कहते हैं। 2016 में इसकी लंबाई 60,510 किलोमीटर थी। सरकार ने वर्तमान में एक योजना चला रही है कि संपूर्ण रेलवे को ब्रॉड गेज में, रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि इसका रख रखाव, विभिन्न प्रकार के डिब्बों का साइज, विभिन्न प्रकार के इंजन की आवश्यकता न पड़े, सिर्फ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर। मीटर गेज क्या होती है, तो इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ये 1 मीटर होती है, 100 सेमी कह दो चाहे 1 मीटर कह दो, ठीक है ना। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3880 किलोमीटर। तीसरी लाइन है नैरो गेज, छोटी लाइन होती है। इस लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.762 मीटर या
एक दूसरा है जो पहाड़ी मेघालय वाला जो इलाका है ना, नागालैंड वगैरह, उसमें और छोटी होती है, 0.610 मीटर होती है। और 2016 में इसकी लंबाई कितनी थी? 2297 मीटर। कितनी थी? 2297 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, किलोमीटर। अगला है कोंकण रेलवे का परिचय दीजिए। कोंकण रेलवे क्या है? तो दक्षिणी भारत में कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट के सहारे सारे रेलवे लाइन डाली गई है, ठीक है ना। तो ये भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भारत के तटीय इलाके में डाला गया था। कौन से इलाके में? पश्चिमी घाट के सारे। तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो यह है कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट पर। तो इसमें यह अभियांत्रिक अनूठा उदाहरण था। इसमें 116 नदियों को पार करने के लिए 2000 पुलों और 91 सुरंग बनाई गई इसके ऊपर। और इस मार्ग में एशिया की सबसे लंबी सुरंग थी उस समय 6.5 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और 3 राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और रोहा, मुंबई के पास में इसका स्थान है रोहा। रोहा से महाराष्ट्र से मंगलोर तक इसको बनाया गया है। रोहा से मंगलोर 760 किलोमीटर, याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, देश में कितना जलमार्ग नौकायन योग्य है? तो जलमार्ग देश के नौकायन योग्य कितने हैं? 14,500 किलोमीटर, जो देश का कितना परसेंट है? 1%। पूछ ले कितना परसेंट है? 1%। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। सिंपल ही बात है, 1986, 87, 88, 89 पूछ ले तो आपको 1986 करना, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला है, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। उसके बाद में सदिया से धुबरी 891, कोटापुरम से कोल्लम 168, काकीनाडा से पुडुचेरी नहर गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में, और माते नदी, महानदी, डेल्टा, ब्राह्मणी नदी और पूरी तटीय नहर के रूप में 5वां। हालांकि आरबीएससी की जो बुक आएगी ना पहले वाली, तो उसमें आपको 6 मिलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। कितने मिलेंगे? 6। लेकिन वर्तमान जो एनसीईआरटी है उसने 5 बना रखे हैं, 5 दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार 5 और आरबीएससी के अनुसार 6। तो आपको यदि 5 ऑप्शन आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको 5 करना है, ठीक है ना। और 5, 4 से 6 आ जाए तो आपको 6 करना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सीएसटी। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो अपने जयपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर। ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अपने यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ पे? जयपुर। ये अपना राजस्थान। मानचित्र के बारे में माध्यम से थोड़ा सा बता दूं मैं। ये देखिए इस तरह का सा ये अपना राजस्थान है, इसमें यहाँ जयपुर है, ठीक है ना। ये जयपुर, ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अरे देखो, माफ कीजिएगा भाई, यहाँ जयपुर वाला है, उत्तर पश्चिम पढ़ना है इसको, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अपना जयपुर है, शुद्ध कर लेना भाई, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। समझ गए? ये महत्वपूर्ण लिखे मैंने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,517। वास्तविक 7,516.6। यदि ये आती है तो ये सही करना। दशमलव के बाद में 6 आ गया तो इसको 7 कर दिया, 7,517 है तो भी सही कर लें। द्वीपों को हटा के पूछ ले भाई, द्वीपों को मत जोड़ो, आप सीधे बताओ भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप 6100 किलोमीटर करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, द्वीप को जोड़ दे तो 5,716, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को अपन जोड़े तो 7,516.6, विदाउट द्वीप 6100 किलोमीटर। यहाँ 12 प्रमुख और 185 गौण पतन भी है इसी सीमा पर। भारत का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है? तो विदेशी व्यापार जो है वो 95% कुल भार का, तो 95 और मूल्य का 70% किससे होता है? अपने समुद्री रास्ते से होता है। एक सेकंड, छोटा आ गया ना।
अगला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम वायु परिवहन 1911 के अंदर जब इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर की डाक सेवा शुरू की गई थी, उसके साथ में 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई थी। और 1911 के साथ एक ऐतिहासिक पहलू जुड़ा हुआ है कि राजधानी जो अपनी है ना कोलकाता से दिल्ली चली गई थी। वायु सेवा को संचालित करने का जिम्मा किस विभाग के पास में है? तो यह भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में, भारतीय वायु प्राधिकरण के पास में ये जिम्मा है। पवन हंस क्या है? तो पवन हंस पूछ ले क्या है इसके बारे में बताओ, क्या घोड़ा है, हाथी है, बैल है, कोई गाड़ी है, क्या है? तो पूछ ले तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय स्थलों में यात्रियों को एक पहुंचाने का और लाने का काम करती है। काफ़ी बड़ा पेपर बना है, देखो बहुत ही शानदार है, सारे प्रश्न आ गए इसमें। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो पूछ ले 1953, 54, 55, 56। तो पूछ ले 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 2 निगम बनाए गए, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस के नाम से। ठीक है, वर्तमान में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध करवाता है। तो 2 निगम है, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस के नाम से। और वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। ये पूछ ले किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पेट्रोल गैस मंत्रालय के अधीन है। स्थापना 1959 में की गई थी। काम क्या है? कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और खोज, उत्पादन और परिवहन का काम इसका है। ठीक है ना, तो सारे प्रश्न, काफी सारे प्रश्न इसमें आ गए। देखो एशिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? तो एशिया की पूछ ले तो असम से नारकटिया तेल बरौनी बिहार, असम नारकटिया से बरौनी बिहार तेल शोधन संयंत्र तक है। कितनी लंबाई इसकी? 1157 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये भारत के पूर्वी राज्य में है। जैसे ये भारत है तो यहाँ बिहार है, बरौनी यहाँ रिफाइनरी है बिहार के अंदर, और ये असम का नारकटिया तेल क्षेत्र है। ठीक है ना, नारकटिया, तो यहाँ से पाइपलाइन यहाँ तक डाली गई है, 1157 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात की सबसे लंबी, एशिया की भी सबसे लंबी पाइपलाइन है तेल पाइपलाइन। HVJ क्या है? तो यह हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। ठीक है ना, ये भारत के अंदर यहाँ से, ठीक है ना, हजीरा से शुरू होती है गुजरात से, और जगदीशपुर विजयपुर जगदीशपुर होती हुई जाती है, और इसको मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, ये गैस पाइपलाइन है HVJ। अगला है संचार के व्यक्तिगत साधन कौन कौन से हैं? तो संचार के व्यक्तिगत साधन में पत्र, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये पर्सनल व्यक्तिगत है, नहीं पर्सनल है, सार्वजनिक नहीं है। यहाँ से प्रश्न आए तो कन्फ्यूज हो जाते हैं अपन कि पत्र, टेलीफोन, तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट ये पर्सनल साधन है, तो इसमें हर एक चीज़ अपनी पर्सनल देख सकते हैं। संचार के सार्वजनिक साधन कौन से हैं? तो आप संचार में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, जनसभा, संगोष्ठियाँ, ये कौन से है? सार्वजनिक है। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1923 में। पूछ ले, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। किस क्लब के द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के रूप में रेडियो का नामकरण कब हुआ? पहले रेडियो का नाम आकाशवाणी, तो 1936 में रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो एयर कहा गया। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। पूछ ले इसका नाम आकाशवाणी कब किया गया था? 1957 में। इससे पहले क्या था? 1936 में तो एयर इंडिया, है ना, ऑल इंडिया रेडियो एयर था इसका नाम। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में रेडियो के साथ में, 1976 में इसे रेडियो से अलग कर दूरदर्शन नाम दे दिया गया। तो 1959 में शुरू हो गई थी। पहले इसको रेडियो के साथ में रखा गया और 1976 में इसको रेडियो से अलग करके दूरदर्शन नाम दे दिया गया। भारतीय उपग्रह प्रणाली को कितने भाग बांटा गया है? तो इसके 2 प्रकार है। एक तो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट, एक है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। तो हमारी जो उपग्रह प्रणाली है उसको 2 प्रकारों में बांटा गया है। इनसेट की स्थापना कब की गई? तो इनसेट की स्थापना 1983 में की गई थी, जो देश की एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधित अवलोकन और अन्य आंकड़े और कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे तक करती है।
IRS प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? IRS प्रणाली जो है 1988 में, इसके इंसेट के 5 वर्ष बाद में। रूस के वेकानूर से IRS 1A प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुई। रूस के वेकानूर कहाँ था? रूस में। तो उसमें IRS 1A जो प्रक्षेपण उपग्रह किया गया था उसके साथ में IRS की स्थापना की गई थी। PSLV क्या है? तो भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन तैयार कर रखा है, उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको जाना गया है। तो ये PSLV है, ये भारत का एक अपना व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इस पाठ से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, 56 प्रश्न यहाँ से बने। तो आप ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को पढ़ें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूछें, किसी तरह के डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि डाउट मैं छोड़ता ही नहीं, कोशिश करता हूँ कि डाउट भी रहे ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है किसी प्रश्न में, आपके मॉडल पेपर मैंने कई देखे बाजार के अंदर, तो उनमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और फिर अपन क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ अपने को बिल्कुल पीछे रख देती है, क्योंकि उनको सही मान करके अपन सही कर देते हैं। लेकिन अपन ने जो सिस्टम तैयार कर रखा है अपनी सीरीज का, वो है अकॉर्डिंग सिलेबस और अकॉर्डिंग अपनी जो टेक्स्ट बुक है क्लास की उसके अकॉर्डिंग अपने किया NCERT RBC की। तो हमने गलतियों का नाम तो रखा ही नहीं, 1% भी गलती होने के चांसेस नहीं है। फिर भी आपको कुछ कहीं लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके अपना कमेंट भेज सकते हैं, हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब के साथ में, देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली सीरीज के साथ में, तब तक देखें मिशन ज्योग्राफी।